बेटा थोड़ा सा कोई एक मैम को बुला के जरा लाओ, तब तक हम चालू रखते हैं। हम लोग पिछले दिनों एक क्लास ले चुके हैं और भारत में यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम लोगों ने एक लेक्चर ले लिया है और थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हम लोगों को हो चुकी है। ठीक, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है ब्रिटिश सत्ता का बंगाल में उदय। ये मुख्य तौर पर भारतीय उपनिवेश को अगर हमें समझना है, उसके बारे में जानना है, तो ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश सत्ता को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति रही है, ठीक है, वही एक ऐसी शक्ति रही है जिसने भारत पे एक लंबे समय तक प्रभाव डाला और भारत को एक उपनिवेश के रूप में भी परिवर्तित कर दिया। उसका हर एक कार्य भारतीय इतिहास को प्रभावित किया और अंततः हम देखते हैं कि भारत एक उपनिवेश के रूप में ब्रिटिश सत्ता का अधीन हो गया और लंबे संघर्षों के बाद जाकर आज़ादी मिलती है। पर प्रश्न यह है कि क्या कोई कंपनी किसी भी देश को गुलाम बना सकती है, या किसी भी कंपनी के पास इतनी ताकत है कि किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता को बेदखल करके अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर सकती है? इन सब प्रश्नों को हमें ढूंढना है और इसी के बारे में हमें अध्ययन भी करना है। हमने देखा कि बंगाल में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो एक स्वैच्छिक प्रक्रिया थी जो 1453 के बाद घटित घटनाओं का एक परिणाम था। यूरोप में वणिकवाद का युग जब चला तो सभी देशों ने प्रयास करना आरंभ किया कि पूर्वी देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध क्या हो जाए, प्रगाढ़ बन जाए, जिससे उनको क्या मिले, व्यापारिक लाभ उनका बढ़ता चला जाए। और यह व्यापारिक लाभ वर्तमान व्यापारिक क्रियाकलापों की तरह नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जो देश मुख्य तौर पे यूरोपीय कंपनियों, यूरोप से आने वाली कंपनियों के जो मातृ देश थे, वो अपनी व्यापारिक दूसरे देश के राजनीतिक सत्ता को भी बेदखल करने के लिए प्रयास करते थे, अर्थात उसके लिए उनको सैन्य सहायता मुहैया कराते थे। अब प्रश्न यह है कि भारत में पुर्तगाली और डच तो आए, लेकिन उन्होंने कोई बहुत लंबी राजनीतिक सत्ता या बहुत लंबी उड़ान भारत में नहीं भर पाए, क्योंकि जब ब्रिटिश भारत में आए या ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के बाद जब व्यापारिक क्रियाकलाप प्रारंभ करती है पूरब के देशों में, विशेष तौर से भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी निश्चित तौर पर क्या करती है, पहले पुर्तगालियों को बेदखल करती, फिर डचों को बेदखल करती है, उसके बाद फ्रांसीसियों को भी वांडीवास के युद्ध में 1760 में क्या कर देती है, पूरी तरह एक तरह से सीमित कर देती है। अब भारत का पूरी तरह परिक्षेत्र उसके लिए क्या हो गया, एक खुले क्षेत्र की तरह हो गया, जिसमें प्रतिद्वंदिता करने वाले कोई यूरोपीय कंपनियां नहीं रह गई। लेकिन हमें सबसे पहले जानना होगा कि भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां उस दौरान थी 18वीं शताब्दी में, वो क्या इसके लिए अनुकूल थी, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी क्या वो इतनी कारगर थी कि भारत में उसकी स्थापना के लिए कोई समस्या नहीं थी, कि उसकी स्थापना के लिए मार्ग खुलते गए। इस पर कई इतिहासकारों के बहुत सारे मत हैं, पर हम लोगों के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए केवल दो इतिहासकारों पर बात करेंगे। एक पीजे मार्शल हैं, आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। पीजे मार्शल ने एक
थियरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई या भारत में जो उपनिवेश स्थापित हुआ उसमें कंपनी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी और ब्रिटेन की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, या ब्रिटेन की सत्ता ऐसा नहीं चाहती थी कि कंपनी भारत में जाकर राजनीतिक सत्ता स्थापित करे, ऐसा नहीं चाहती थी, बल्कि यह टी.जी. मार्शल इनका यह मानना था कि कंपनी भारत में जाकर राजनीतिक सत्ता स्थापित करे। ऐसा न तो ब्रिटेन का उद्देश्य था न तो कंपनी का था। भारत की स्वैच्छिक प्रक्रियाएं, स्वैच्छिक घटनाएं ऐसी घटती गई, ऐसा वातावरण बनता गया कि भारत को एक राजनीतिक सत्ता के रूप में कंपनी के विकास में क्या किया, सहयोग करना आरंभ किया। भारत के लोग ही कंपनी को राजनीतिक सत्ता पे बिठा दिए, उनका यह कहना था। इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिए कि 18वीं शताब्दी में मुगलिया सल्तनत क्या हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, और ऐसे में जब कोई भी राजनीतिक सत्ता या केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो क्षेत्रीय सत्ताओं का उदय आरंभ होता है। अर्थात जो क्षेत्रीय शक्तियाँ शक्तिशाली होती हैं अब वो अपनी राजनीतिक सत्ता क्या करती हैं, स्थापित करना आरंभ कर देती हैं। तो ऐसे में भारत में छोटी छोटी सत्ताओं का उदय हुआ, जैसे कर्नाटक के नवाब का उदय हुआ, हैदराबाद के निजाम का उदय हुआ, बंगाल में मुर्शीद कुली अवध प्रांत की स्थापना की। तो उत्तर भारत छोटे छोटे प्रांतों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। वरन उत्तर भारत ही नहीं, संपूर्ण दक्षिण भारत भी मराठाओं के नेतृत्व में एक अलग क्षेत्र की स्थापना हुई। मैं चाक से भी लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सही से हो नहीं पाता। तो फिर मुझे ना वो करना पड़ेगा, इसका इसलिए मैंने फिर कैमरा खरीदो ऑन कर दूँ। ठीक है, फोकस होगी बच्चों को, इस पे तो लिख ही नहीं सकते, चौक से हाँ चौक से ही लिखेंगे, इस पे लिखा नहीं पड़ा। आपको समझने में ना, चलिए ठीक है, फिंगर चल रहा है, मैं लिख लूँगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए, सेट है। मैं ये हम लोग अभी पी.जी. मार्शल की थियरी की बात कर रहे हैं। दरअसल पी.जी. मार्शल एक ऐसे इतिहासकार थे, ये विशेष कई तरह के संप्रदाय बटे हुए हैं। कुछ कैम्ब्रिजियन विचारधारा के इतिहासकार हैं, कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। कैम्ब्रिजियन विचारधारा के इतिहासकारों में ये इतिहासकार मुख्य रूप से यही लोग आते हैं। तो इन्होंने थियरी दिया, ऐसी थियरी की जो भारत में कंपनी का साम्राज्य विस्तारित हो रहा था या कंपनी की राजनीतिक सत्ता विस्तारित हो रही थी, उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई रोल नहीं था। इन्होंने कहा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में आया, उसके पहले तक भारत में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा था। यानी कंपनी स्वेच्छा से भारत में जो व्यापारिक क्रियाकलाप कर रही थी, उसमें जो अवसर मिल रहे थे उसी से कंपनी का साम्राज्य क्या रहा, बढ़ता जा रहा था। उसमें अवसर प्रदान करने वाले मुख्य तौर पर भारत की जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जो आपस में संघर्षशील थी, वो एक राज्य से दूसरे राज्य से अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए जो संघर्ष कर रही थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ क्या किया, एक सुरक्षा का माहौल समझा, या वो अंग्रेज़ों की मित्रता को उन्होंने सुरक्षा का एक गारंटी समझा। इसलिए सारे के सारे क्षेत्र जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जैसे बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद के निजाम या मराठा, सारे अंग्रेज़ों के साथ मित्रता करने में क्या किया, अपना गौरव महसूस करते थे। एक तरह से वो अपनी सुरक्षा के लिए आश्वस्त हो जाते थे कि उनको यह लगता था कि अंग्रेज भारत में राजनीतिक सत्ता तो स्थापित करेंगे नहीं, इसलिए जिससे हमें राजनीतिक रूप से खतरा है, अगर उसको चारों तरफ से हमें बांधना है या शक्ति संतुलन स्थापित करना है, तो किसी ऐसे मित्र की तलाश होती है जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। और ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा इस क्षेत्र का क्या करती थी, इस अवसर का लाभ उठाती थी। और लाभ उठाने की प्रक्रिया में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य धीरे धीरे भारत में क्या हुआ, बढ़ता गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, बल्कि भारतीयों ने भी एक तरह से क्या किया, सहयोग करना आरंभ किया। इसी तरह से C.A. मोइली एक इतिहासकार हैं, उन्होंने प्रक्रिया है, यह मुक्त व्यापार की एक परिणति है। मुक्त व्यापार का मतलब जिसमें व्यापारिक बंधन,
विशेष तौर से सरकारों द्वारा न लगाया जाए, बल्कि व्यापार को मार्केट के आधार पर छोड़ दिया जाए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय कंपनियां भारत आई, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, व्यापारिक लाभ इसको प्राप्त होना आरंभ हुआ। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य विस्तार एक क्या है, एक मुक्त व्यापार की परिणति है, अर्थात व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय है। लेकिन अगर हम लोग इसका सही से परीक्षण करें, क्योंकि सिविल की तैयारी में या इसके 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो जब तक किसी चीज़ की गहरी जानकारी या संपूर्ण जानकारी आपके पास नहीं है तो वो क्या है, वो एक तरह से अधूरी है और आप कहीं न कहीं सारी जानकारी आपसे अपेक्षा भी की जाती है। तो जब हम अपने तर्कों के आधार पर इसको जांचते परखते हैं कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में उसकी भारत में साम्राज्य की स्थापना, क्या उसकी स्वैच्छिक प्रक्रिया थी या भारतीय लोगों के सहयोग से उसने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, या इसमें भारतीयों ने स्वेच्छा से उसको क्या किया, सामने ला दिया कि आप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य को बढ़ाती चली जाए, क्या ऐसा अवसर उन्होंने प्रदान किया, या ब्रिटेन के शासकों द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों के अंतर संबंधों के कारण भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव पड़ी जो धीरे धीरे एक उपनिवेश में बदलती चली गई। अब इसी चीज़ का हमें परीक्षण करना है कि क्या कोई कंपनी इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकती है बिना राजनीतिक सहयोग के, बिना मात्र देश की सत्ता के सहयोग से। हमें पता है कि बड़ीकवाद का जब दौर चला मध्य युग के बाद यूरोप में, तो यूरोपीय देश अपनी अपने व्यापारिक कंपनियों की बाहरी देशों से सुरक्षा करने के लिए उनको धन भी मुहैया कराते थे और उनके व्यापार की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से युद्ध करने के लिए भी क्या करते थे, तत्पर रहते थे, अर्थात उनको सैनिक सहायता दिया करते थे। इसीलिए जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किसी भी क्षेत्र में साम्राज्य के लिए संघर्ष करती थी या अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती थी, तो उसको फौरी सहायता के तौर पे नाविक शक्ति के रूप में ब्रिटिश सैनिकों का क्या मिलता था, सहयोग मिलता था। अगर ब्रिटेन की इच्छा नहीं थी या ब्रिटेन के लोग यह नहीं समझते थे कि भारत में किसी साम्राज्य की आवश्यकता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर सैन्य सहायता क्यों मुहैया कराई जाती थी। अगर हम इसका अपने ही तर्कों के आधार पर इसका विश्लेषण करें, तो क्या नाविक शक्तियों का इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार प्रदान किया गया था? किसी भी व्यापारिक कंपनी को ऐसी शक्ति प्रदान तो नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि उस समय का जो दौर था, विशेष तौर से यूरोप में, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत के व्यापार के लिए अधिकृत किया गया एलिजाबेथ द्वारा, तो केवल अधिकृत ही नहीं किया गया बल्कि संपूर्ण आधारभूत सुविधाओं के साथ इसका सहयोग भी किया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वित्तीय घाटे में चल रही थी, तो चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय ने एक योजना बनाई और ज्वाइंट फंड की स्थापना की, जिससे कंपनी को वित्तीय कठिनाई करती थी तो ब्रिटिश सरकार उसकी मदद करती थी। लेकिन यह सिलसिला बहुत दिन तक नहीं चला। जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने पैर जमाती है, अचानक उसके व्यापारिक लाभों में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए ब्रिटेन से सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुओं का इस्तेमाल करती थी भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए, 1757 के बाद वही चीज़ें भारतीय राजस्व से वो क्या करने लगी, खरीदने लगी। यानी भारत के पैसे से भारतीय वस्तुओं को खरीदा जाता था, उसको फिर ब्रिटेन या यूरोप के देशों में बेचा जाता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने किसी प्रकार की पूंजी का निवेश नहीं करती थी। अभी हम इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। पहले थोड़ा सा एक आउटलाइन हमको समझ लेना चाहिए कि 1757 के पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के लिए यूरोप से या ब्रिटेन से सोने, चांदी और अन्य धातुओं का इस्तेमाल करती थी। क्या करती थी? व्यापार के लिए यहाँ से वस्तुएं खरीदती थी तो उसको पे करना पड़ता था और वो धातुओं के रूप में करती थी। लेकिन 1757 के बाद ऐसी घटना आरंभ हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक अधिकार में वृद्धि होती है और बंगाल जैसा समृद्ध सूबा उसके हाथ लगता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के लिए भारतीय बंगाल के लगान का इस्तेमाल करने लगी, अर्थात बंगाल से जो लगान उसको प्राप्त होता था उसी लगान से वो भारतीय माल की क्या करती थी? खरीदारी करती थी।
और फिर उसको यूरोपीय देशों में बेचती थी, यानी बिना पूंजी के बड़ा लाभ कमा रही थी। अब उसको क्या था कि पूंजी लगाना नहीं था, और धीरे धीरे भारतीय राजनीति में क्या करने लगी, इंटरफेयर करने लगी, यानी हस्तक्षेप करना आरंभ की। और उसने जब बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप का लाभ उसको मिलने लगा, तो धीरे धीरे अवध में, धीरे धीरे मराठाओं के साथ, धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में, और देखते ही देखते हम देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता 1813 के बाद करीब करीब सारे भारत में क्या हो जाती है, फैल जाती है। और एक दूसरी विचारधारा का यह भी मत है कि थोड़ा सा हम लोग उस पर भी जान लें कि वणिकवाद या व्यापारवाद के वाणिज्यिक या ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मुख्यतः 3 चरण भारत में थे। एक पहला चरण जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और अपने व्यापारिक क्रियाकलाप करती थी, और इस व्यापारिक क्रियाकलाप में उसको ब्रिटेन से महत्वपूर्ण धातुएं और बुलियन का इस्तेमाल करना पड़ता था, यानी ब्रिटेन की धातुएं, सोना, चांदी और मुद्रा का इस्तेमाल भारतीय व्यापार के लिए करती थी। यह सिलसिला 1757 तक चला। 1757 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय रेवेन्यू से, यानी भारत से जो लगान उसे प्राप्त होता था, बंगाल से या अन्य क्षेत्रों से, उसी लगान का इस्तेमाल वो क्या करती थी, भारतीय वस्तुओं को खरीदने का इस्तेमाल करती थी। और उसके बाद वो वही ब्रिटेन या यूरोपीय बाज़ारों में क्या करती थी, उसको बेच देती थी और उससे बहुत अधिक मुनाफा कमाती थी। यानी अब ये जो दूसरा चरण था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी बिना पैसे का व्यापार करती थी, यानी भारतीय पैसे से ही वो क्या करती थी, व्यापार करती थी, और अपनी पूंजी का इस्तेमाल वो नहीं करती थी। यानी यह भारत के लगान से ही भारतीय व्यापार करती थी, और इसको उसने एक निवेश का नाम दिया कि हम ये निवेश करते हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही अटपटा सा लगेगा कि भारतीय पैसों को वो वसूलते थे लगान के माध्यम से, और उसी पैसे से भारतीय सामानों को जब खरीदते थे तो क्या कहते थे कि मैं निवेश कर रहा हूँ, यानी आपके ही पैसे जो भी कलेक्ट किया जाता था उसमें उसके कर्मचारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियुक्त किए जाते थे। क्लाइव ने ऐसी व्यवस्था की थी कि 1757 के बाद बंगाल का नवाब तो नियुक्त किया गया मीर जाफ़र, लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने अपने अधिकारी सिताब राय और एक अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जो लगान इकट्ठा करते थे, और सीधे सीधे वो कहाँ जाता था, नवाब के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता था। इसी पैसे का इस्तेमाल वो व्यापार में करते थे। और 1764 के बाद, यानी 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आया, उसने नवाब को हटाकर स्वयं उस पर गवर्नर बन गया, और गवर्नर बनने के बाद क्या किया, उसने बंगाल के बजाय, बंगाल के अधिकारियों के बजाय अपने अधिकारी नियुक्त करना शुरू किया लगान इकट्ठा करने के लिए। यह सिलसिला कार्नवालिस तक चला, जब तक कि उसने स्थायी बंदोबस्त नहीं कर दिया। अभी हम लोग उस पर भी आते हैं, पहले शुरू में थोड़ी चीज़ें समझनी है। तो जब और एक तीसरा युग आरंभ हुआ औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का, वो था 1813 के बाद 1860 तक। यह युग ऐसा था कि जब भारतीय वस्तुओं को यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाता था, यानी सस्ते दामों पर, तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति क्या होती, फलीभूत होने लगी, यानी ब्रिटेन के उद्योगों में अधिक से अधिक माल का उत्पादन होने लगा। कारण इसका यह था कि भारत जैसे देशों से कच्चे मालों की आपूर्ति बहुत ही सस्ते दामों पर हो जाया करती थी, और जब सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति होती थी तो उत्पादन क्या हो गया, कंपनियों द्वारा लगातार बढ़ता चला गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में भी काम कर रहा था, तो ब्रिटेन के जो उत्पाद थे वो भारत में आसानी से बेचे जा सकते थे, क्योंकि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक अधिकार स्थापित था। लेकिन अब बात यह नहीं थी कि ब्रिटेन में एक नए औद्योगिक वर्ग का भी उदय होने लगा, और वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर लगातार दबाव डालती गई कि केवल और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिल रहा है, इससे अन्य पूंजीपतियों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो 1813 में पहली बार यह प्रावधान किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम करते हुए ब्रिटेन के अन्य पूंजीपति, अन्य व्यापारियों को भी भारत के व्यापार के लिए क्या किया, मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद इनका संघर्ष कैसे था, क्या ये किस तरह से बंगाल में एक स्थायी शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। पहले तो हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुख्य तौर पर यह एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर इसकी स्थापना हुई, और इसको भी अधिकार उसी तरह से प्रदान किया गया जैसे डच और पुर्तगाली कंपनियों को मिला था। एशियाई और भारतीय देश के साथ क्या किया जाए, इसके व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाए, साथ ही साथ ईसाइयत का प्रचार भी करें, धार्मिक प्रचार प्रसार भी करें।
और यह ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि इसको राज्य का एक सहयोग प्राप्त था, सैन्य और आर्थिक दोनों तरह का, इसलिए जब भारतीय मार्केट में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे इसने डच और पुर्तगाली शक्तियों को क्या करना, समेटना आरंभ किया। हम देखते हैं बेदरा के युद्ध में 1759 में डच को पूरी तरह से सीमित कर दिया। स्वाल के युद्ध में 1712 में पुर्तगालियों को भी सीमित कर दिया। अब पुर्तगाली और डच जब दोनों सीमित हो गए तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को भी इसने सीमित कर दिया। हालांकि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत दूरदर्शी और बहुत ही योग्य था, उसने जो नीतियां बनाया था उन्हीं नीतियों का बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अनुसरण किया। लेकिन यूरोप की बाकी 3 शक्तियां जब भारत में सीमित हो जाती हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारतीय बाजार क्या है, भारत का क्षेत्र पूरी तरह से खाली दिखाई देता है। अब बंगाल की पृष्ठभूमि पर आते हैं जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्थापित होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी हमको समझने की यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य तौर पर अपना व्यापारिक क्रियाकलाप की शुरुआत बंगाल से ही आरंभ करती है। बंगाल मुगलों से ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के समय से ही सबसे ज़्यादा धनी समृद्ध सूबा समझा जाता था, क्योंकि उसमें बंगाल केवल बंगाल ही नहीं था, बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा भी थे। इतना बड़ा क्षेत्र, विशेष तौर से मैदानी क्षेत्र, जो पूरी तरह से कृषि के लिए बिल्कुल उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे गंगा घाटी का यह क्षेत्र है जो पूरी दुनिया में अपनी उपजाऊ उर्वर क्षमता के लिए जाना जाता है। तो इस क्षेत्र का मुग़ल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में बहुत महत्व था। यहाँ का जो सूबेदार होता था वो निश्चित तौर पर बहुत धनी समझा जाता था, और यहाँ पे क्रांतिकारी वो सूबेदार हमेशा से रहे। जब संपन्नता इनके पास आती थी तो ये केंद्रीय सत्ता से क्या करते थे, बगावत करना आरंभ करते थे। ये सल्तनत काल के समय से ही था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां बंगाल में एक धीरे धीरे स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है। मुगलिया सल्तनत में प्रांतीय शासन व्यवस्था में 2 आधारभूत स्तंभ थे। एक जो सूबे का प्रशासन होता था मुख्यतः 2 अधिकारियों के नेतृत्व में होता था, एक था सूबेदार और दूसरा था दीवान। तो सूबेदार जो होता था उसके पास सैन्य और सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी, यानी पुलिस और सामान्य प्रशासन, शांति व्यवस्था स्थापना और सूबे में एक व्यवस्था कायम करना उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जो दीवान का पद होता था, दीवान मुख्य रूप से दीवान मुख्य रूप से राजस्व वसूल करने का कार्य करता था। और जब जो राजस्व वसूल करता था तो धन का जो प्रवाह था वो दीवान की ही तरफ होता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां, चूँकि औरंगजेब का विश्वास पात्र और नज़दीकी व्यक्ति था, इसने अवसर का लाभ उठाते हुए बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसने प्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय सत्ता से अलगाव की घोषणा तो नहीं किया, लेकिन ऐसा व्यवहार करना आरंभ किया कि धीरे धीरे बंगाल से क्या हो गया, मुगलिया केंद्रीय सत्ता से एक अलगाव आरंभ हुआ और बंगाल एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में विकसित होना आरंभ हुआ। यह सिलसिला मुख्य तौर से अलीवर्दी खां के आते आते बंगाल पूरी तरह से एक स्वतंत्र राज्य में विकसित हो गया। अलीवर्दी खां केंद्रीय सत्ता को जो खराज दिया जाता था, यानी साल का जो राजस्व होता था, उसने भी उसको देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब बंगाल पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम जैसा कि समझते हैं, जानते हैं कि ये टॉमस रो के समय और जहांगीर के समय से मुग़ल सल्तनत इसको विशेष प्रेफरेंस देना आरंभ किया। 1651 में एक ऐसे ही सूबेदार होते थे बंगाल के, जिनका नाम था सुजा। इसको आप लोग थोड़ा जानते रहिएगा। 1691 में इन्होंने एक अधिकार पत्र कंपनी को सौंपा कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 3000 वार्षिक कर के बदले कंपनी बंगाल में क्या कर सकती है, अपने व्यापारिक क्रियाकलाप को संचालित कर सकती है। उस पर किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये सुजा जो मुग़ल सल्तनत के समय 1651 में सूबेदार थे, उन्होंने यह घोषणा की और इसी घोषणा को
1660 ईस्वी में मीर जुमला ने क्या किया, इसको और आगे बढ़ा दिया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये फरमान था, ये मुग़ल सल्तनत या मुग़लिया शासक का फरमान नहीं था, ये उनके व्यक्तिगत संबंध कंपनी से थे। चूँकि शुजा उस समय परंपरा यह थी कि प्रांतीय सूबों के सूबेदार और मुग़लिया सल्तनत के सम्राट सबका एक संयुक्त व्यापार होता था, शाही घराने का भी अपना व्यापार होता था। सूबेदार और कंपनी के संबंध क्या हो गए थे, बड़े प्रगाढ़ हो गए थे, क्योंकि सूबेदार को भी व्यापारिक लाभ कहीं न कहीं कंपनी से प्राप्त होता था। ऐसे में जब व्यापारिक लाभ प्राप्त होता था तो कंपनी के लिए विशेषाधिकार प्रदान करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो शुजा ने 1651 में एक फरमान जारी किया अपने से कि कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में क्या किया जाए, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। कंपनी इसका इस्तेमाल करती थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यही बात 1660 ईस्वी में फिर से दोहराई गई मीर जुमला के द्वारा। यानी कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र है उसको, कंपनी के क्रियाकलापों को सूबेदारों द्वारा या बंगाल के प्रशासकों द्वारा उसको धीरे धीरे मान्यता प्रदान की जाने लगी। कंपनी इतनी महत्वाकांक्षी हो गई थी कि औरंगजेब के समय में जब औरंगजेब सत्ता में स्थापित हुआ या सम्राट बना तो उसने सारी कंपनियों के लिए एक तरह के नियम स्थापित कर दिए। यानी वो न तो ब्रिटिश कंपनी को विशेषाधिकार देना चाहता था, न फ्रांसीसियों को, न डचों को, न पुर्तगालियों को। उसने कंपनी के लिए, सारी कंपनियों के लिए तटकर 2% जो भी तक था, अब उसको बढ़ाकर 3.5% कर दिया। 3.5% करने से कंपनी, जो कंपनी थी, इसको मुग़ल सम्राट का यह आदेश अच्छा नहीं लगा और कंपनी अब तक इतनी महत्वाकांक्षी हो गई थी कि 1680 में औरंगजेब ने इस निर्णय को लिया कि सारी कंपनियों के साथ तटकर समान हो जाएंगे। अब 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया जाता है। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर इतना तटकर देती है तो उसको व्यापारिक सहूलियतें प्रदान की जाएंगी, अगर नहीं देती है तो नहीं प्रदान किया जाएगा। अब आंग्ल मुग़ल संघर्ष इसी के कारण आरंभ हुआ। कंपनी औरंगजेब के खिलाफ एक संघर्ष जारी कर दिया और मुग़लों के जो व्यापारिक जहाज समुद्र में जाते थे उस पर लूटमार की गई और उनको डुबो दिया गया। इसमें औरंगजेब का एक निजी जहाज भी था। बाद में औरंगजेब ने इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए बंगाल और अन्य क्षेत्रों से कंपनी को क्या कर दिया, उसके ठिकानों को नष्ट करना आरंभ किया और कंपनी को एक तरह से भागने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बाद में कंपनी ने अनुनय विनय करना आरंभ किया, अर्थात सम्राट के सामने प्रार्थना पत्र लेके माफ़ीनामे के साथ जब प्रस्तुत हुए तो सम्राट ने उसको क्षमा कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट आखिर इतने बड़े अपराध को इतने आसानी से कैसे क्षमा कर सकता है। तो हम देखते हैं कि मुग़ल सम्राटों के शाही घराने में शाही व्यापार का एक अलग से विभाग था, जिसमें शाही व्यापार किया जाता था, अर्थात उसमें सम्राट की स्वयं की हिस्सेदारी रहती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के साथ सम्राट से लेकर सूबेदारों के व्यक्तिगत संबंध होते थे, क्योंकि सबको व्यापारिक लाभ प्रदान होता था, विशेष तौर से ईस्ट इंडिया से। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक लाभ भारत से कहीं अधिक थे और भारतीयों के लाभ भी कहीं अधिक थे। इसलिए औरंगजेब ने फिर से चीज़ों को भुलाकर इनको क्या किया, क्षमा प्रदान कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से अपने व्यापारिक क्रियाकलाप में जैसे थी वैसे आरंभ हो गई। लेकिन समस्या यह उत्पन्न हुई, जब तक मुग़ल सल्तनत के ताकतवर सम्राट रहे, कंपनी के साथ किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होना आरंभ होती है और दूसरी तरफ मुग़ल सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर होने आरंभ होती है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय आरंभ होता है, तो असली संघर्ष कंपनी के साथ इन क्षेत्रीय शक्तियों का होना आरंभ होता है। अब इसको हम लोगों को समझना होगा कि आखिर मुग़ल सल्तनत के समय तक कंपनी के साथ किसी प्रकार की कोई झगड़े की समस्याएं नहीं आती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मुग़लिया सल्तनत बहुत ही ताकतवर थी।
केंद्रीय शक्ति इतनी बड़ी थी कि अंग्रेज़ों को परास्त करना उसके लिए बहुत कठिन काम नहीं था। लेकिन जब वही मुगलिया सल्तनत टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गई और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, तो ये क्षेत्रीय शक्तियाँ हम लोग देखते हैं कि आपस में ही संघर्ष करके उलझी रहती हैं। यानी बंगाल का अवध से संघर्ष है, अवध का निजाम से संघर्ष है, निजाम का कर्नाटक से संघर्ष है, कर्नाटक का मराठाओं से संघर्ष है। अब ये क्षेत्रीय शक्तियाँ अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि कोई भी नया साम्राज्य जब स्थापित होता है तो दो चीज़ों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, एक सैनिकों की, दूसरा अर्थ की। अगर आपके पास आर्थिक शक्ति नहीं है तो सैनिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती, सैनिक साजो सामान को नहीं खरीदा जा सकता, सैनिकों को वेतन नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में आपको क्या ज़रूरत है? अर्थ की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना कि सैनिकों की ज़रूरत है। यानी अपने नए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है और सैनिक रूप से मजबूत होना है। नहीं तो सामने वाली शक्ति जैसे ही आपको कमज़ोर देखेगी तब तुरंत ही क्या करेगी, आपके ऊपर अधिकार की घोषणा करेगी या युद्ध करेगी, जिसमें पराजित होने के बाद आपकी नई साम्राज्य, जो नया साम्राज्य बना है, वो नष्ट हो सकता है। तो भारतीय नवाबों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको सुरक्षित रखने के लिए अर्थ की भी ज़रूरत थी। अब यहीं से कंपनी के साथ बंगाल के नवाबों का संघर्ष आरंभ होता है। मुर्शीद कुली खां से लेकर के अलीवर्दी खां तक तो कंपनी के साथ संघर्ष उतने अधिक नहीं दिखाई देते, क्योंकि यह ऐसा समय था, उसी समय कंपनी 2-2, 3-3 जगहों पे उलझी हुई थी। कर्नाटक में भी उसका संघर्ष चल रहा था, फ्रांसीसियों के भी साथ संघर्ष चल रहा था। डुप्ले ने एक नई नीति बना दी थी। उस सबसे पहला यूरोपीय गवर्नर डुप्ले था जिसने एक नीति बनाई कि भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, ये सवाल आता है यूपीएससी में भी और हर एक एग्ज़ाम में भी, मिलाने के लिए सत्य और असत्य कथनों के तौर पर, कि पहला ऐसा गवर्नर था जिसने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके राजनीतिक लाभ उठाने की योजना बनाई। उसके समय में कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ। तो डुप्ले ने इसको एक अवसर के रूप में समझा और अपने मनपसंद लोगों को क्या बना दिया, वहाँ पे नवाब बना दिया। चूँकि अंग्रेज़ फ्रांसीसियों से डरे हुए थे, इसलिए फ्रांसीसियों की इस नीति का वो लगातार क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और जब वो कर्नाटक में फ्रांसीसियों को पराजित करने के बाद जब बंगाल की तरफ रुख करते हैं, तो बंगाल में एक अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई रहती है। अलीवर्दी खां तक बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध बड़े मधुर थे। थोड़े मोड़े नोक झोंक के साथ इनके संबंध बड़े अच्छे थे। लेकिन अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है, तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेद लगातार बढ़ते चले जाते। क्योंकि ऐसे ही समय में ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक में अपने राजनीतिक विजय प्राप्त करने के बाद, यानी फ्रांसीसियों से उसकी बढ़त होने के बाद जब बंगाल की तरफ रुख करती है, तो ऐसे समय में सिराजुद्दौला एक नए नवाब का आगमन होता है। यानी अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जब वह नवाब बनता है, तो कंपनी के अधिकारी नवाब की सत्ता की धीरे धीरे क्या करने लगे, अवहेलना करने लगे। नवाब को यह गवारा नहीं था, यानी किसी भी नवाब को उसकी प्रभुसत्ता पे जब कोई आँच आती तो वो निश्चित तौर पर क्या करता, उसको दबाने के लिए संघर्षरत रहता। ऐसे समय में बंगाल में चंद्रनगर और कलकत्ता दो जगह थी। चंद्रनगर मुख्य तौर पर फ्रांसीसियों का प्रभाव था और कलकत्ता में मुख्य तौर पर किसका प्रभाव था, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने कलकत्ते की किलेबंदी करना आरंभ किया और फ्रांसीसियों ने अपनी सुरक्षा के लिए चंद्रनगर की किलेबंदी करना आरंभ किया। जब नवाब को यह बात पता चली तो उसने एक आदेश जारी किया कि बंगाल के नवाब के रहते हुए किसी भी यूरोपीय शक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है और अपने कारखाने या अपनी कोठियों को किलेबंद करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार की किलेबंदी करना बंगाल के नवाब की संप्रभुता के खिलाफ क्या है, एक तरह का
अपमान है, बंगाल की प्रभुसत्ता को चुनौती देने का कार्य है, इसलिए इसको तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। फ्रांसीसियों ने तुरंत बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको बंद करना क्या किया, मुनासिब नहीं समझा, और कारण इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध आरंभ होता है। और 1756 ईस्वी में नवाब अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने में बड़े आसानी से विजय हासिल कर लेता है और कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद अलीनगर, उसका नाम बदलकर अलीनगर रख देता है। चूँकि बंगाल के सामने केवल अंग्रेज ही नहीं थे, नवाब के सामने एक बड़ी समस्या थी कि उसके अपने लोग यानी मीर कासिम, मीर जाफ़र, घसीटी बेगम, शौकत जंग, ये सारे उसके रिश्तेदार थे। कहीं न कहीं बंगाल की सत्ता के लिए ये लोग भी क्या कर रहे थे, संघर्षरत थे, और ये बंगाल की सत्ता पर अधिकार स्थापित करने के लिए सिराजुद्दौला को हटाने के लिए एक गुटबंदी कर रहे थे, जिसमें जगत सेठ, कृष्णवल्लभ, राय दुर्लभ, मीर कासिम, मीर जाफ़र, घसीटी बेगम, शौकत जंग, ये सारे लोग सम्मिलित थे। जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता चला कि बंगाल के नवाब के साथ उसके अपने विरोध में खड़े हुए हैं, तो बंगाल में उन्होंने एक षड्यंत्र करना आरंभ किया और बंगाल के नवाब के विरोधियों को धीरे धीरे अपनी तरफ मिलाना आरंभ किए। चूँकि बंगाल का नवाब अलीनगर की कलकत्ता को विजय करने के बाद उसका नाम अलीनगर रख करके मानिकचंद के नेतृत्व में कलकत्ता शहर को क्या किया, एक प्रशासक नियुक्त करके छोड़ दिया और आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए उसे फिर से राजनीति मुर्शिदाबाद की तरफ रुख दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के जो कलह के कारण थे, यानी उसके घर परिवार के जो आंतरिक कलह के कारण थे, धीरे धीरे उसका लाभ उठाना आरंभ किया और मानिकचंद के माध्यम से, जगत सेठ के माध्यम से विरोधियों का उन्होंने एक गुट तैयार कर लिया। और जब यह गुट तैयार हो गया तो नवाब को भी इस पर क्या होने लगा, एक भय महसूस होने लगा। चूँकि सिराजुद्दौला के समय केवल अंग्रेज एक समस्या नहीं थे, बल्कि एक समस्या अफ़गान भी थे। चूँकि अफ़गान आक्रमण के बाद मुग़ल सल्तनत धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो गया था। 1739 में आप लोगों को पता होगा कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ बंगाल और दिल्ली में, और दिल्ली को बुरी तरह से लूटा गया। बुरी तरह से लूटने के बाद दिल्ली को पूरी तरह से तहस नहस किया गया और बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था, उसको यह भय था कि कहीं बंगाल की तरफ भी अफ़गानों का रुख अगर होता है तो बंगाल की जो नई नई सत्ता है क्या है, उससे हाथ गंवाना पड़ सकता है। इसलिए उसने अंग्रेज़ों के साथ संधि की एक नई रणनीति तैयार की। इधर अंग्रेज़ों के पास क्लाइव मद्रास से जब बंगाल में आया तो उसने मुख्य तौर पर जो बंगाल के नवाब के विरोधी थे उनको संगठित करके एक मंच तैयार किया, जिसमें बंगाल के खिलाफ क्या किया जाए, षड्यंत्र किया जा सके और बंगाल के नवाब को विवश किया जा सके कंपनी की शर्तों को मंजूर करने के लिए, या कंपनी की जो राजनीतिक सत्ता है या जो व्यापारिक एकाधिकार है उस पर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जा सके। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग पहले बंगाल के नवाब और कंपनी के रिश्तों के बारे में या प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसके पीछे जो संघर्ष है, जो असली मुद्दा है वो क्या है, उस पर बात करेंगे। हमने देखा कि बंगाल में जो नए सूबेदार की, जब नए साम्राज्य के रूप में बंगाल की स्थापना हुई, यानी बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में एक रियासत के रूप में विकसित हुआ, तो बंगाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आर्थिक मामलों की। आर्थिक रूप से बंगाल को कैसे मजबूत किया जा सके, उसके लिए सबसे जो बड़ा आय का स्रोत था बंगाल में वह थी चुंगी। क्योंकि बंगाल नवाब के साथ साथ जमींदारों का एक पूरा जमघट था, तो अन्य क्षेत्रों में क्या होती थी, चुंगी एक बड़ा मसला था। चुंगी से राज्य की आय बेहद अधिक होती थी। और चूँकि अंग्रेज़ों को अधिकार पत्र मिला हुआ था, 3000 रुपये बदले वो क्या कर सकते थे, बंगाल में एक मुक्त व्यापार कर सकते थे। अब मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब फर्रुख सियर बंगाल मुग़ल सम्राट बना, तो उसने 1717 में एक शाही फरमान जारी कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में इस रकम, एक मामूली रकम की अदायगी के बदले वार्षिक व्यापारों क्या कर सकती है, कर सकती है। ये 3000 की रकम अदा करने के बाद बंगाल के व्यापार में उसे किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये शाही फरमान लगातार जारी हो रहे थे तो इसके विरोध के कारण क्या थे। जब मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, तो अब
नियम यह होता था कि किसी भी फरमान को हर साल उसका क्या करना होता, रिन्यूअल करना होता, या रिन्यूअल नहीं कराना होता था तो जब सत्ता बदलती थी तो उस फरमान को नए शासक से अनुमोदन कराना क्या होता था, आवश्यक होता था। और जब नवाब मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र सत्ता स्थापित की तो अंग्रेज़ों ने उस फरमान को मुर्शीद कुली खां से अनुमोदित नहीं कराया। उन्होंने फर्रुखसियर के आदेश को आधार मानकर बंगाल में लगातार व्यापार करते रहे। और मुर्शीद कुली खां चूँकि एक नई सल्तनत की स्थापना किया था, नए राज्य की स्थापना किया था, उसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से उलझना मुनासिब नहीं समझा। और शुरुआत में अलीवर्दी खां तक जब नवाबों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उलझना आरंभ नहीं किया तो चुंगी का जो मसला था या जो व्यापारिक एकाधिकार का मसला था, अब यह मसला केवल कंपनी अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए नहीं करती थी, बल्कि कंपनी के जो कर्मचारी होते थे या कंपनी के जो अधिकारी होते थे, उसके कर्मचारी होते थे, वो भी कंपनी के अधिकार पत्र या व्यापारिक जो फरमान प्राप्त था फर्रुखसियर से, उसका इस्तेमाल वो व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी करना आरंभ कर दी। अब यह एक बड़ी समस्या बनती चली गई। अगर कंपनी को अधिकार मिला है, फरमान मिला है कि 3000 रुपये वार्षिक के बदले वो बंगाल में व्यापार कर सकती है, तो यह फरमान केवल कंपनी के लिए था, कंपनी के कर्मचारियों और उनके अधिकारियों के लिए फरमान नहीं था। जब कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी उस फरमान का दुरुपयोग करने लगे, अर्थात उसको अपने व्यक्तिगत व्यापार में भी उसका इस्तेमाल करने लगे, व्यक्तिगत व्यापार के साथ साथ भारतीय व्यापारियों को भी जब वो अधिकार पत्र बेचने लगे, तो इससे बंगाल की आय में क्या होने लगा, कमी आनी आरंभ हुई। और जब कमी आनी आरंभ हुई तो यह नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेद का एक प्रमुख कारण बनता चला गया। किसी भी साम्राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों का होना बेहद आवश्यक है, लेकिन आर्थिक संसाधनों के साथ साथ राजनीतिक सत्ता की मजबूती भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित करने के बाद काफ़ी उत्साहित से जब बंगाल में मीर जाफ़र नवाब बना, तो जो कर्नाटक और दक्षिण भारत में करके आए थे, क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल में भी वही करना आरंभ किए। और बंगाल के नवाब के विरोधियों को एक मंच पर लाके बंगाल के खिलाफ साजिश कर दिए। और बंगाल का नवाब जो कलकत्ता पर विजय प्राप्त करने के बाद ही स्थापित हो गया था, अलीनगर की संधि के बाद सबको वापस कर दिया। अब अलीनगर की संधि मुख्य रूप से इस डर से नवाब को करनी पड़ी क्योंकि अफ़गानों का डर नवाब को था और अफ़गान दिल्ली के साथ साथ बंगाल की तरफ भी कूच कर सकते थे। इसी डर के कारण सिराजुद्दौला कलकत्ता को जीतने के बाद भी क्लाइव के पहल के बाद अलीनगर की संधि करता है। अलीनगर की संधि मुख्य रूप से 9 फरवरी 1757 को होती है। यह संधि बड़ी महत्वपूर्ण है। यह संधि मुख्य रूप से एक ऐसा नवाब जो विजेता है और हारी हुई कंपनी के साथ संधि करता है, लेकिन संधि की शर्तें ऐसी थी कि नवाब विजेता होने के बाद भी हारे हुए शासक की भांति संधि की शर्तें स्वीकार करता है। इस संधि की शर्तों में प्रमुख शर्तें यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों द्वारा यह दबाव बनाया गया नवाब के ऊपर, यह भय दिखाया गया कि अफ़गानों के आक्रमण और उसके विद्रोहियों का जो भय था नवाब के ऊपर, उसको हावी करा गया। क्लाइव ने एक मंच पहले ही तैयार कर लिया था, जो कलकत्ता, जिसको मानिक चंद को सौंपकर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला वापस आश्वस्त आया था। और बंगाल के कलकत्ता के सूबेदार यानी मानिक चंद को जब क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया तो नवाब को यह एक भय उत्पन्न होने लगा कि अंग्रेज़ों से हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते और ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करने के लिए पहले बंगाल के नवाब को अपने दरबार को सुरक्षित करना होगा या अपनी विरोधियों को पहले समाप्त करना होगा। और उसने देखा कि बंगाल के नवाब को दोहरी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो अपने दरबारियों से यानी अपने जो सगे संबंधी थे, दूसरा अफ़गानों से यानी जो दिल्ली को अभी तहस नहस किए हुए थे, तीसरी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसको लगा कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई समझौता हो जाता है, कोई एक संधि हो जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या होगा, नवाब आश्वस्त हो जाएगा, उसको
फिर अपने विरोधियों की तरफ मूव करना क्या हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। इसी की प्रत्याशा में उसने अलीनगर की संधि की, और अलीनगर की संधि की प्रमुख शर्तें जो थी वो नवाब के पक्ष में भी नहीं थी। नवाब ने पहली बार यह स्वीकार कर लिया कि जितने जीते हुए प्रदेश हैं वो कंपनी को क्या किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं। कलकत्ता शहर को भी कंपनी को क्या कर दिया, वापस कर दिया गया। कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वो टकसाल की स्थापना कर सकती है, सिक्के ढलवा सकती है, और कंपनी को यह आश्वासन देना पड़ा नवाब को कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नवाब की तरफ से नहीं की जाएगी। कंपनी ने बदले में केवल एक आश्वासन दिया कि नवाब की वो हर तरह से क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। अगर नवाब के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव आता है या कोई आक्रमण होता है, कोई असुरक्षा की भावना आती है, तो कंपनी उसके साथ खड़ी रहेगी और नवाब को किसी प्रकार की कोई असुरक्षा की भावना झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नवाब उन संदेह में जी रहा था, क्योंकि दरबार में लगातार षड्यंत्र और कंपनी की शक्ति की बढ़ती हुई उसकी शक्ति नवाब को लगातार चिंतित कर रही थी। इसलिए नवाब चाहता था किसी प्रकार का कोई अधिकार, कोई संधि ऐसी हो जाए जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच क्या हो जाए, एक संबंध स्थापित हो जाए और नवाब का ध्यान साम्राज्य के दूसरे कार्यों की तरफ लगना आरंभ हो। लेकिन जब संधि के बाद क्लाइव का आगमन होता है बंगाल में, उसने सबसे पहले बंगाल की कमजोरियों को देखता है, नवाब की कमजोरियों को देखता है, और उसको लगता है कि यह ऐसा अवसर है जब कंपनी बंगाल पर क्या कर सकती है, राजनीतिक लाभ उठा सकती है, बंगाल पर एक अधिकार स्थापित कर सकती है। उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को अपनी तरफ किया। जगत सेठ जो उसमें व्यापारिक रूप से बंगाल का सबसे धनी व्यक्ति था, उस सबको बंगाल में क्या किया, कंपनी के फेवर में कर लिया और सबको अलग अलग लालच दिया। एक जाली दस्तावेज भी तैयार किया गया क्लाइव द्वारा मानिक चंद और राय दुर्लभ जगत सेठ को संतुष्ट करने के लिए कि जब कंपनी बंगाल में राजनीतिक सत्ता स्थापित करेगी, यानी नवाब को जब बदला जाएगा तो मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाएगा और बदले में जगत सेठ को बंगाल के व्यापार का एक निश्चित हिस्सा भी दिया जाएगा। यह एक जाली दस्तावेज क्लाइव द्वारा तैयार किया गया। पूरी दुनिया में पहली बार इस तरह के जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे। ये सवाल मेंस में भी यूपीएससी में लिखने के लिए आता है कि पहली बार व्यापारिक अनुबंधों का एक जाली दस्तावेज तैयार कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक नए दौर की शुरुआत करती है, जो एक अविश्वसनीयता का दौर था। क्लाइव की इस जाली दस्तावेज में जगत सेठ और सिराजुद्दौला के विरोधियों को क्या किया गया है, एक मंच पर लाकर उनके हितों को क्या किया गया, साधा गया। मीर जाफ़र को यह बताया गया कि आपको नवाब बना दिया जाएगा। जगत सेठ को यह बताया गया कि बंगाल में आपको जो व्यापारिक लाभ है उसका एक हिस्सा प्रदान किया जाएगा। राय दुर्लभ, राय के बेटे कृष्ण वल्लभ, जिसके ऊपर एक आरोप था राजद्रोह का, उसको बचाने का प्रयास किया गया। तो एक तरह से हम देखते हैं कि बंगाल के नवाब के जितने भी विरोधी थे वो सारे के सारे कंपनी की तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट होना आरंभ हुए। और कंपनी क्लाइव के नेतृत्व में जब यह बात तैयार हो गई, एक पूरा विरोधियों का संघ तैयार हो गया, तो उसने एक मामूली सी बात पर नवाब को घेरना आरंभ किया। उसने कहा कि फ्रांसीसियों की विजय, फ्रांसीसियों को पराजित करने में नवाब क्या करे, अंग्रेज़ों की मदद करे। जब नवाब ने यह मना कर दिया कि संधि की शर्तों में ऐसा कहीं नहीं था कि हम आपको युद्ध में क्या करें, मदद करने की बात करें, तो क्लाइव ने बहुत आसानी से, चूँकि उसके प्लान पहले से ही तैयार थे, उसने नवाब के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि नवाब अलीनगर की संधि का क्या करता है, उल्लंघन करता है। और इस उल्लंघन का आरोप लगाकर बंगाल के नवाब के खिलाफ एक रणनीति तैयार की गई, वो युद्ध की घोषणा कर दी गई। और ऐसे में जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो यह केवल युद्ध नहीं था, इसमें किसी प्रकार का युद्ध लड़ा ही नहीं गया, बल्कि नवाब का जो सेनापति मीर जाफ़र था, उसके अंदर सेना की पूरी कमान थी। वो अपनी सेना के साथ एक मूक दर्शक बना हुआ अलग खड़ा हुआ था। नवाब के कुछ सहयोगी मीर मदान जैसे लोगों ने उसका सहयोग किया, लेकिन इनकी संख्या बहुत छोटी है। जब सिराजुद्दौला को यह लगा कि हमारे अपने ही सेनापति और सेना द्वारा हमारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो युद्ध के मैदान से क्या होता है, वो सबसे पहले मीर जाफ़र के पास जाकर अपनी पगड़ी को उतार कर रख देता है और मीर जाफ़र से अनुनय करता है कि आज के दिन हमारी
जो हमारा जो सहयोग है अगर हमारे सेनापति करते हैं तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश अंग्रेज़ों को हम हरा सकते हैं। लेकिन मीर जाफ़र यह कहते हुए इनकार करता है कि आज, चूँकि आज का जो युद्ध है हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं है, इसलिए आज के दिन के बाद हम कल आपकी मदद करेंगे। यानी आज आप युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दीजिए और कल हम आपकी मदद करेंगे। जब नवाब चारों तरफ से हिरास हो जाता है, हताश हो जाता है, तो वो भागने का रास्ता तलाशता है और ऐसे में युद्ध की पराजय की घोषणा मीर जाफ़र द्वारा कर दी जाती है कि बंगाल 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें नवाब पराजित माना जाता है और नवाब भागकर मुर्शिदाबाद में शरण लेता है, जहाँ पे मीर जाफ़र के लड़के ने उसकी हत्या कर दी। अब बंगाल का अब का जो सिलसिला है, अब वास्तव में ये जो दौर है बंगाल में शोषण का और कंपनी के सही चरित्र का मुखौटा अब उजागर होता है। जैसे ही मीर जाफ़र की सत्ता का पतन होता है, यह पतन स्वेच्छा से नहीं होता है, यह पतन कंपनी द्वारा एक छल के माध्यम से या विरोधियों को गोलबंद करने के माध्यम से, जाली दस्तावेज तैयार करने के माध्यम से कंपनी सिराजुद्दौला की सत्ता को क्या करती है, बेदखल कर देती है। और जब नए नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाता है, अब मीर जाफ़र चूँकि कंपनी का एक कृतज्ञ व्यक्ति था, वह नवाब इसलिए बना क्योंकि कंपनी ने उसको नवाब बनाया। नवाब बनते ही मीर जाफ़र ने कंपनी के लिए तरह तरह की घोषणाएं करनी आरंभ की, कंपनी के व्यापारिक घाटे को भरने की घोषणा की और उसने क्लाइव को उपहार स्वरूप नगद पैसों की भी पेशकश की और कंपनी को लगातार आश्वस्त किया कि उस कोई कठिनाई नहीं होगी। कंपनी को समय समय पर उसके आर्थिक घाटे की जो पूर्ति थी मीर जाफ़र ने उसको करने का क्या किया, वचन प्रदान किया। क्लाइव को नगद भेंट पेशकश की, क्लाइव के अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए भी नगद भेंट पेशकश की। अब चूँकि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अभी तक हम इतिहासकारों की बात कर रहे थे जिन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का कोई ऐसा रणनीतिक हिस्सा नहीं था कि भारत में वो एक उपनिवेश बना सके, लेकिन जब सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र जब बंगाल का नवाब बनता है तो कंपनी की मांगें धीरे धीरे क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। अब मीर जाफ़र से कंपनी यह अपेक्षा करने लगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी राजनीतिक सैनिक अभियान में कंपनी क्या करे, कंपनी की मदद बंगाल के नवाब द्वारा किया जाना है। और बंगाल का नवाब मीर जाफ़र 1760 तक आते आते पूरी तरह दिवालिया हो गया, क्योंकि कंपनी अब बंगाल के नवाब से बंगाल के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कंपनी अपने हित के लिए खर्च कराने आरंभ की, तरह तरह की डिमांड करने लगी, जिससे नवाब उसकी पूर्ति करने में क्या हो गया, धीरे धीरे अक्षम होना आरंभ हो गया। ऐसे में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि बंगाल का नवाब मीर जाफ़र अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, तो उसके दामाद मीर कासिम को ऑफ़र किया गया कि अगर मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के लिए संकल्पित हो जाए तो मीर जाफ़र को हटाकर किसको सेनापति बनाया जा सकता है, बंगाल का नवाब बनाया जा सकता है, मीर कासिम को। मीर कासिम प्रारंभ में स्वेच्छा से इस बात के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जो भी राजनीतिक मतभेद हैं उसको सुलझाकर बंगाल के नवाब की एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की जा सकती है। और जैसे ही वह नवाब बना, उसने कंपनी को संतुष्ट करते हुए चटगांव, मिदनापुर और वीरभूम के इलाके कंपनी को उपहार स्वरूप दे दिया गया। और जब उपहार स्वरूप कंपनी को दिया गया और कंपनी के जो कर्जे थे जब मीर कासिम ने उन सब की भरपाई कर दी, तो मीर कासिम चाहता था कि कंपनी और नवाब के बीच का जो एक संबंध है वो स्वतंत्र सत्ता का संबंध है। बंगाल का नवाब कंपनी का अधीन व्यक्ति नहीं होता, इसलिए उसने पहली बार, यानी मीर सिराजुद्दौला के बाद पहली बार बंगाल के नवाब की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने का प्रयास करने लगा। उसके सामने भी वही समस्याएं आई जो चुंगी की समस्या थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ उसके अधिकारी और कर्मचारी व्यापारिक अधिकार पत्र जो उनको मिला था उसका दुरुपयोग करते थे। और मीर कासिम ने जब इसकी शिकायत की कि कंपनी इस अधिकार पत्र का दुरुपयोग ना करे, यानी कंपनी अपने व्यापार के लिए तो इसका इस्तेमाल करे,
लेकिन ब्रिटिश जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके व्यक्तिगत व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल ना करें और ना वो व्यापारी और अधिकारी जाली दस्तावेज भारतीय व्यापारियों को जारी करें। वो भारतीय व्यापारियों से भी कुछ पैसे लेकर वो जारी दस्तावेज जारी कर देते थे, इससे भारतीय व्यापारी भी चुंगी नहीं देते थे। तो ऐसे में बंगाल का जो इनकम थी, जो राजस्व से होने वाली आय थी, वो धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती जा रही थी। चूँकि मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी के साथ साथ सभी लोगों के लिए उसे चुंगी का क्या किया के लिए करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब सारे व्यापारियों को, उसमें भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे, उसने सभी के लिए करमुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। यानी अब किसी व्यापारी को बंगाल में किसी प्रकार का कर अदायगी नहीं करनी होगी, सारे के सारे लोग फ्री व्यापार करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात नागवार गुजरने लगी, क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित प्रभावित होने लगे। जो उसको व्यापारिक लाभ हो रहे थे, जो उसके अधिकारी और कर्मचारी जाली दस्तावेजों के माध्यम से जो उनकी इनकम हो रही थी, अब अचानक क्या हो गई, बंद हो गई। और जब बंद हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को हटाने का भी एक षड्यंत्र करना आरंभ कर दी कि मीर कासिम को हटाकर किसी नए व्यक्ति को नवाब बनाया जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहे, कठपुतली रहे, और बंगाल के राजस्व पर, बंगाल के लगान पर ईस्ट इंडिया की पकड़ क्या रहे, मजबूत बनी रहे। बंगाल में वो ऐसे नवाब को नहीं चाहती थी कि जो अपने विचारों को रख सके, अपनी महत्वाकांक्षाओं को रख सके या अपनी रणनीति बना सके। और मीर कासिम तो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को भी अपनी राजधानी इसलिए बना लिया क्योंकि कलकत्ता से उसकी क्या थी, दूरी थी, और वहाँ पे वो अपने सैनिकों को सुसज्जित कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी से मुठभेड़ लेने के लिए अपनी सैनिक तैयारी कर सकता था, कारखाने स्थापित कर सकता था। ऐसा मीर कासिम ने किया भी। फ्रांसीसियों की मदद से उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और तोपखानों की भी स्थापना की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का पता चला तो उसने मीर कासिम को हटाने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। और मीर कासिम को चूँकि वो इसलिए नहीं पसंद करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा नवाब चाहिए ही नहीं था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इतर निर्णय ले सके। उसको बंगाल का नवाब केवल और केवल कठपुतली नवाब चाहिए था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हाँ में हाँ करे और उसके अनुरूप नीतियों का निर्माण करे। और चूँकि मीर कासिम उस पैरामीटर पे सही नहीं उतर रहा था, इसलिए उसको हटाने का भी प्रयास करना आरंभ हुआ। और 1763 के बाद उसके खिलाफ भी एक अभियान चालू किया गया। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए या उससे मुकाबला करने के लिए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से एक समझौता किया। उसने यह समझौता इसलिए किया कि उसको यह लगता था कि अगर तीनों शक्तियाँ, चूँकि शाह आलम पूरे मुगलिया सल्तनत का रिप्रेजेंटेटिव था, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था और मीर कासिम बंगाल का नवाब था, उसको यह लगा कि अगर तीनों शक्तियों का एक संगठन बन जाए तो भारत से या बंगाल से अंग्रेज़ों को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि ये तीनों शक्तियाँ मिली तो ज़रूर, लेकिन अपने अपने हितों के लिए आपस में ही लड़ती रहीं। शुजा-उद-दौला का यह मानना था कि अगर हमारी विजय हुई तो बिहार का प्रांत उसको क्या होना चाहिए, उसको प्राप्त होना चाहिए, यानी उसकी रियासत में सम्मिलित होना चाहिए। और वो धीरे धीरे वो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों से भी इस तरह के समझौते कर रहा था। शाह आलम का यह मानना था कि उत्तर भारत में उसकी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो और सारे क्षेत्रीय शक्तियाँ उसको एक सम्राट के रूप में स्वीकार करें। इन समझौतों के साथ जब बंगाल का नवाब मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम की संयुक्त सेनाएं बक्सर के युद्ध में एकत्रित हुई तो अंग्रेज़ों को पराजित करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बहुत आसानी से इन तीनों संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन तीनों संयुक्त सेनाओं का कोई एक एजेंडा नहीं था, बल्कि इनके हित अलग अलग थे। मीर कासिम को अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना था, शुजा-उद-दौला को बिहार का राज्य प्राप्त करना था और शाह आलम को अपनी रियासत को वापस पाने के लिए, यानी अपनी रुतबे को वापस पाने के लिए सम्राट की वैधता को स्थापित करना था।
तो ऐसे में अंग्रेज़ों को बहुत अधिक कठिनाई नहीं हुई और बक्सर के युद्ध में आसानी से इन तीनों संयुक्त सेनाओं को उन्होंने पराजित कर दिया। लेकिन पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने जिस रणनीति से कार्य किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भारत के इतिहास में आगे आने वाले समय में बहुत अधिक प्रभाव है। बक्सर के युद्ध की विजय के बाद अंग्रेज़ों ने शाह आलम से किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया गया जैसा एक सम्राट के साथ किया जाना चाहिए था। मीर कासिम को उन्होंने रास्ते से हटा दिया और फिर से मीर जाफ़र के नाती नज़्मुद्दौला को नवाब बना दिया गया बंगाल का, जो कि बहुत कम अल्पायु था, उसको नवाब बना दिया गया। अब एक तरह से बंगाल की सत्ता कंपनी के हाथों में आ गई। दूसरी तरफ उसने अवध के नवाब से भी किसी प्रकार की अभद्रता, किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे उसको नाराज़गी हो। इसके लिए अंग्रेज़ों ने क्लाइव को फिर से इंग्लैंड से वापस बुलाया, यानी वो द्वितीय गवर्नर बनाकर उसको बंगाल भेजा गया। और ऐसा इसलिए भेजा गया क्योंकि अब अंग्रेज़ों के हाथ एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। बक्सर की विजय अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी विजय थी और क्लाइव को इसलिए भेजा गया कि अब वो भारत में जाकर किसी ऐसे समझौते को कायम करे, क्योंकि भारतीय मामलों का वो सबसे जानकार व्यक्ति था, और भारत में जाकर किसी ऐसी रणनीति बनाए, ऐसे हल पर पहुँचे, ऐसे मसले को हल करके ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं महसूस हो। इसलिए क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है। इलाहाबाद की संधि शाह आलम और शुजाउद्दौला से अलग अलग की गई। शुजाउद्दौला को इलाहाबाद और कड़ा का प्रांत उससे वापस ले लिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह संयुक्त रूप से बक्सर के युद्ध में क्या था, वो हार गया। संतुष्ट करना था, इसलिए अपने क्षेत्र से किसी क्षेत्र को वो नहीं दे सकते थे। इसलिए शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर किसको दे दिया गया, शाह आलम को दे दिया गया। शाह आलम को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया गया कंपनी के द्वारा। शाह आलम को संपूर्ण सहूलतें प्रदान करते हुए एक सम्राट के तौर पर मुगलिया सल्तनत के 26 लाख रुपए की पेंशन भी दे दी गई कि आपको अंग्रेज़ों की तरफ से 26 लाख रुपए दिए जाएंगे और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र आपको सौंप दिया जाता है आपके रहने के लिए। यानी मुग़ल सम्राट के साथ इस पर बात करें तो उस समय भी मुग़ल सम्राट पूरे भारत में एक तरह से मुगलिया सल्तनत का रिप्रेजेंटेटिव था और हर एक क्षेत्र में मुग़ल सम्राट का क्या थी, अभी भी वैधता स्वीकार की जाती थी। यानी सम्राट पूरे भारतवर्ष में अभी भी मुग़लों को ही सम्राट के तौर पर देखा जाता था और इसलिए क्लाइव द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सम्राट के साथ किसी भी ऐसे व्यवहार को किया जाना पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के नए नए साम्राज्य को खतरा उत्पन्न किया, जैसा एक सम्राट के साथ किया जाना चाहिए। अब 1764 के बाद भारत में एक नए दौर का आरंभ होता है, जो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में अपने प्रसार के जो पांव थे फैलाना आरंभ कर देती है। और अभी तक बंगाल से जो राजस्व वसूल किया जाता था 1772 और कॉर्नवालिस के आते आते करीब वो 4 से 5 गुना अधिक हो गया। एक एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से बंगाल के राजस्व को दुहना आरंभ किया, यानी उसका शोषण करना आरंभ किया। जब तक 1765 में जब पूरी तरह से कंपनी के अधिकार में बंगाल आ गया तो उसमें बंगाल से राजस्व जो प्राप्त हुआ 1765 ईस्वी में 14,18,000 पाउंड के करीब था। ठीक, और यही राजस्व बढ़ के कंपनी के समय में यानी 1772 और 73 में ये राजस्व हो गया 23,41,000 पाउंड के करीब। और जब कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किया यानी 1790 में, तो ये राजस्व उसने 34 लाख रुपए
पाउंड पर किया। अब हम केवल इसका अगर हम विश्लेषण करें तो अंग्रेज़ों की नीतियों को सहजता से समझा जा सकता है कि आखिर बंगाल में अंग्रेज़ों का वास्तविक उद्देश्य क्या था। अंग्रेज़ों का वास्तविक उद्देश्य यह था कि बंगाल की संपन्नता से ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती प्रदान करना। बंगाल की संपन्नता का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसका उपजाऊ होना, एक कृषि प्रधान क्षेत्र होना, राजस्व की अधिकता होना, और धीरे धीरे इसी राजस्व के लिए अंग्रेज़ों ने लगातार प्रयत्न करते रहे। और जब बंगाल में उनका एक तरह से प्रत्यक्षतः शासन स्थापित हुआ 1764 के बाद, तो उस समय बंगाल का जो राजस्व था केवल 14 लाख रुपए पाउंड वार्षिक था। इसको अंग्रेज़ों ने अधिक से अधिक वसूलना आरंभ किया तो 1772-73 वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते क्या हो गया कि 23,000 के आसपास हो गया, 23 लाख के आसपास हो गया। और जब कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया, यानी बंगाल में न तो अब राजस्व को बढ़ाया जाएगा न तो घटाया जाएगा, तो उसने यह राजस्व वार्षिक तौर पर 34 लाख पाउंड को निर्धारित किया। यानी अब हम देखें कि भारत की निर्धनता के क्या कारण थे और कंपनी के राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के विकास के क्या कारण थे। तो स्वाभाविक तौर पर जो बंगाल के अभी तक जो नवाब थे या मुग़ल सम्राट के जो अधीन सूबेदार और दीवान होते थे, वो बंगाल के लोगों से लगान इतना ही वसूल करते थे जितने से बंगाल के लोगों की आर्थिक संपन्नता या उनका पेट भरता रहे। ऐसा नहीं कि उनकी भूख को भी ख़त्म कर देना चाहिए या उनसे इतना राजस्व वसूल कर लिया जाए वो धीरे धीरे खेती करना बंद कर दें। इसीलिए अंग्रेज़ों का जब बंगाल में शासन स्थापित हुआ तो धीरे धीरे अकाल की अधिकता होने आरंभ हो जाती है। अकाल की अधिकता केवल अकाल से ही नहीं थी, यानी पानी या सूखे से ही नहीं थी, बल्कि अकाल की अधिकता इसलिए भी थी क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा लगान को इस तरह से वसूला जाता था कि किसानों और उनके पास खाने पीने की चीज़ों का क्या हो जाता था, अभाव हो जाता था, जिससे उनको भूखों मरने से कोई बचा नहीं सकता था। इसलिए अकाल का प्रभाव बंगाल में कंपनी के शासन में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देना आरंभ होता है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में एक तरह से जो प्रभाव था उसको देखा गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कंपनी का ब्रिटिश सरकार और कंपनी के गठजोड़ ने भारत में किस प्रकार एक ऐसी राज्य की स्थापना की जो आने वाले समय में पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गया। अब ये चीज़ों का हमें विश्लेषण करना होगा कि अभी तक ये माना जाता था कि कंपनी केवल और केवल भारत में व्यापारिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आई, यहाँ पे उपनिवेश स्थापित करने की कोई उसकी रणनीति नहीं थी। लेकिन कंपनी धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी के पैर मजबूत होते गए वैसे वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पैर को मजबूत करने के लिए एक और प्रयास करना आरंभ की। जैसे बंगाल में कंपनी का प्रभाव मजबूत हुआ तो एक चार्टर एक्ट आ गया 1773 का। कंपनी थोड़ा और मजबूत हुई तो 1793 का चार्टर एक्ट आ गया। कंपनी के अधिकार क्षेत्र और बढ़े तो 1813 का चार्टर एक्ट आ गया। अब 1813 के चार्टर एक्ट में यह ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि अगर भारत में कंपनी का अधिकार, कंपनी की शक्ति बढ़ती है तो ब्रिटेन के अन्य पूंजीपतियों में क्या होगा, एक असंतोष होगा और ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादों को भारत में या अन्य देशों में खपाया कैसे जाए। इसके लिए उसने 1813 में एक नई रणनीति बनाई और कंपनी के विशेषाधिकारों में क्या कर दिया गया, कटौती कर दिया गया। और इसके जस्ट बाद 1833 में एक नया चार्टर एक्ट आया। अब अंग्रेज़ों को एक आवश्यकता थी भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो भारत में अंग्रेजी प्रशासन की रीढ़ बन सके, यानी उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान कर सके। तो भारत में अब शिक्षा का विकास करना भी क्या था, आवश्यक था। क्योंकि भारत में अगर कंपनी के साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो भारत में एक ऐसे कर्मचारी वर्ग की भी आवश्यकता थी जो कंपनी के प्रशासन को चला सके। क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में अंग्रेज़ों को भारत नहीं लाया जा सकता था और अंग्रेज़ अगर भारत आते तो उसी कार्य के लिए वो दुगना वेतन लेते। भारतीय लोगों से कम वेतन पर अधिक से अधिक कार्य कराया जा सकता था। इसलिए आवश्यक यह था कि भारत में अब एक
ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो अंग्रेजी शासन में सहयोग प्रदान किए करे, और इसके लिए ज़रूरी था कि भारत में शिक्षा का विकास किया जाए। इसीलिए 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि लिंग, धर्म, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही समय में विलियम बेंटिंक जब गवर्नर बनकर भारत आता है तो उसने भारत के सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ क्या करता है, एक अभियान छेड़ देता है। भारतीय लोगों के बीच यह विश्वास जगाने का कार्य किया जाता है कि अंग्रेज केवल लुटेरे ही नहीं है बल्कि वो उदारवादी और भारत में सुधार कार्यों को भी अंजाम दे सके। भारतीयों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, भारतीयों को भी पढ़ना लिखना चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी गठित की गई और मैकाले के लिया गया कि भारत में जो भी शिक्षा का प्रसार होगा वो किसके माध्यम से होगा, अंग्रेजी के माध्यम में होगा। और उसके पीछे यह रणनीति थी कि भारत में अंग्रेजी पढ़ा लिखा एक ऐसा बाबू वर्ग तैयार हो जाए जो अंग्रेज़ों के प्रशासन में क्या करने लगे, मदद करने लगे। और जब भारतीयों की पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक होने लगी तो अंग्रेज़ों ने एक कदम आगे में क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ऐसे में केवल कंपनी की बातों हाँ PDF दे देंगे। देखिए इसका PDF नोट्स मैं दे दूंगा आप लोगों को। नोट्स अभी तो PDF नहीं अवेलेबल हो पाएगा, कल मैं आप लोगों को मैम के पास भेज दूंगा, मिल जाएगा। देखिए अभी क्या है कि हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी का, चूँकि ये जो एरिया है बहुत ही कंक्रीट है, तथ्यों पे आधारित है, इसलिए अभी हम लोगों को इसको पढ़ने में बहुत रुचि नहीं समझ में आती है, नहीं बहुत रुचिकर नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही नेशनल मूवमेंट का इरा चालू होगा हम लोगों का, यानी राष्ट्रीय आंदोलन जो कि हमारे सिलेबस का एक सबसे बड़ा हिस्सा है और मेंशन भी है आधुनिक भारत का इतिहास एवं नेशनल मूवमेंट, जब तक हम इस तथ्य को कंपनी के प्रशासन की बारीकियों को सही से नहीं समझे रहेंगे तब तक हम नेशनल मूवमेंट को सही तरीके से नहीं समझ सकते। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, भारत में हमेशा आक्रमणकारी आए, हूण आए, शक आए, यवन आए, सारे लोग भारत में आए, लेकिन मुग़ल भी आक्रमणकारी थे, तुर्क भी आक्रमणकारी थे। ये भारत में आए और भारतीय संस्कृति को इन्होंने आत्मसात कर लिया, भारत में रह गए। ये भारत से वापस अपने देश वापस नहीं गए बल्कि भारत में ही रह गए और भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से इन्होंने क्या किया, समृद्ध किया। लेकिन अंग्रेज पहले ऐसे विदेशी थे जो भारत में आए, लेकिन भारत में रचे बसे नहीं, भारतीय संस्कृति ने संसाधनों का इन्होंने दोहन किया और दोहन करके इन्होंने किसको आबाद किया, ब्रिटेन को आबाद किया, यूरोप को आबाद किया। और हम देखते हैं कि ब्रिटेन धीरे धीरे दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आता है 19वीं शताब्दी में। उसके पीछे भारतीय संसाधनों की प्रचुरता थी जो भारत इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को अंजाम देती है। यानी ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति होना आरंभ हुई, अगर भारतीय उपनिवेश उनको नहीं मिलता तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति सफल नहीं हो सकती थी। किसी भी देश में जब औद्योगिक क्रांति होती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है बाज़ार की, जहाँ पे वो अपने औद्योगिक उत्पादों को क्या कर सके, बेच सके। और दूसरी आवश्यकता होती है संसाधनों की, कच्चे संसाधनों की, जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते दामों पर उसको कैसे मिल सके। और इसके लिए सबसे मुफीद उसमें अंग्रेज़ों ब्रिटेन के लिए भारत जैसा देश था और ब्रिटेन के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतीय संसाधनों पर उन्होंने एक गहरी जकड़ बना ली। 17वीं शताब्दी में जहां भारत पूरी दुनिया में औद्योगिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में था, यानी संपन्न देशों की श्रेणी में समझा जाता था और यूरोपीय देश लगातार भारत जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए लालायित रहते थे। और ऐसे में जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में जब आए और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों से जब उनको लाभ होना आरंभ हुआ और भारत में उपनिवेश बनाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रारंभिक कार्य थे जब वो सफल हो गए, तो भारत में अगर अंग्रेज़ों का उद्देश्य उपनिवेश बनाना नहीं होता
तो 1857 के बाद कंपनी की सत्ता जब समाप्त कर देते तो भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत स्थापित नहीं करते, अगर उनका उद्देश्य भारत को उपनिवेश बनाने का नहीं था तब। लेकिन भारत में जो ये शक्ति आई ये मुग़लों और तुर्कों से बिल्कुल भिन्न थी। मुग़ल तुर्क भारत में इसलिए आए क्योंकि उनका सांस्कृतिक उच्चता भारतीयों से बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए भारतीय संस्कृति उनको विवश कर दी आत्मसात करने के लिए। लेकिन अंग्रेज़ जिस देश से आए, जहाँ से आए, जिस कॉन्टिनेंट से, वहाँ पे पुनर्जागरण हो चुका था, वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन हो चुके थे, वहाँ पे राष्ट्रीयता का विकास हो चुका था। और जब वो भारत में आए तो भारत को एक दूसरे क्षेत्र के रूप में उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संसाधनों का अगर ब्रिटेन को मुहैया करा दिया जाए तो ब्रिटेन दुनिया के सबसे शीर्ष देशों में स्थापित हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि अंग्रेज़ों को राष्ट्रीयता का ज्ञान हो चुका था, ब्रिटेन में राष्ट्रीयता का विकास हो चुका था। और अभी जब हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं, भारत अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त एक इकाई के रूप में हो रहा था। भारत में राष्ट्रीयता का विकास अभी तक नहीं हो पाया था, भारत में धार्मिक पुनर्जागरण नहीं हो पाया था, यानी भारत अभी मध्ययुगीन परंपराओं में जी रहा था। कंपनी के आने के बाद भारत में आधुनिक विचारों का आदान प्रदान हो रहा आरंभ हुआ, लेकिन एक लंबा समय लग गया कंपनी की चीज़ों को समझने में, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो पुनर्जागरण और धर्म सुधार और राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत थे। और जब भारत में आए तो भारत को उन्होंने केवल और केवल एक संसाधन के रूप में देखा, यहाँ के लोगों को एक संसाधन के रूप में देखा, केवल और केवल उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रीयता को ध्यान में रखा। लेकिन भारतीय लोग उस दिनों आपस में बटे हुए थे और वहाँ पे एक राष्ट्र की संकल्पना भारत में नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश यहाँ पे क्या हुए, बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए। और धीरे धीरे भारतीयों में जब राष्ट्रीयता का विकास हुआ तो इसी सत्ता से संघर्ष करने के लिए जब एकत्रित हुए तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या हुआ, विकास होना आरंभ हुआ। और उसमें भी ब्रिटिश सत्ता लगातार उसको दबाने का प्रयास करती रही, लगातार उसको मोड़ने का प्रयास करती रही, लेकिन अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को विवश होना पड़ा भारत से जाने के लिए। तो जो ये हमारा जो सिलेबस है, प्रारंभिक सिलेबस जो आधुनिक भारत का, विशेष तौर से ईस्ट इंडिया कंपनी तक का, ये सिलेबस रुचिकर नहीं है, ये सिलेबस बेहद कंक्रीट है, इसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए किताब है BL ग्रोवर की, अगर मिले तो उसको आप लोग लेके उसको पढ़ लीजिए। और जैसे ही 1857 के बाद राष्ट्रीय मूवमेंट का दौर शुरू होगा तो जब इधर आप थोड़ी सी मेहनत करे रहेंगे तो उधर आपको समझने में बेहद आसानी होगी। और इसको एक दफ़े नहीं बल्कि कई दफ़े आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में जो उसके आरंभिक प्रसार थे वो बिल्कुल बहुत टेढ़े मेढ़े थे, वो किसी एक रास्ते पे चलने वाले नहीं थे। बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार यह भ्रमित भी करती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में किसी भी साम्राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद अवध को एक ऐसे राज्य के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करना आरंभ किया कि कोई भी यदि बाहरी शक्ति आक्रमण करती है, अवध एक बफर स्टेट के रूप में क्या करे, ब्रिटेन की सीमा के तौर पर, ब्रिटेन के सैनिक के तौर पर खड़ा रहे। यानी अगर मराठा बंगाल पर आक्रमण करते तो अवध के बिना वो आ ही नहीं सकते थे। और जब अवध को अपना मित्र बना लो और ऐसी संधि में उलझा दो कि अवध पर अगर कोई बाहरी आक्रमण होगा तो उसके लिए ब्रिटिश उसकी सुरक्षा में तैयार रहेगा, अगर बंगाल पर कोई विदेशी आक्रमण हुआ तो अवध को भी सैन्य सहायता के लिए क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। यानी भारतीय लोगों को मिला करके भारतीय लोगों को तोड़ने का कार्य पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज़ों ने करना आरंभ किया। इसलिए इसको हराना या इसकी शक्ति को पहचानना बेहद कठिन है। और प्रारंभिक दौर में चूँकि इतिहासकारों में भी इतनी मतभेदता है कि ब्रिटिश, आप किसी भी बुक में पढ़ोगे तो पहला इसका उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्य है, कि जो सवाल भी आएंगे वो यही आते हैं कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में आने का क्या था, तो इसका आंसर भी यही है, व्यापारिक। वो व्यापार करने आए थे वस्तुओं का, मुख्य तौर पे चीनी, सोरा और सूती कपड़ों का व्यापार। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक व्यापार करने की जो वस्तुएं थी उसमें चीनी थी, सोरा था और सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र थे। इन 4-5 चीज़ों का वो व्यापार करते थे और इसके लिए वो अपनी व्यापारिक कोठियाँ भी स्थापित, देखिए उन्होंने अपने कार्य को बहुत धीरे धीरे अंजाम दिया।
जहांगीर से मिलने के बाद टॉमस रो एक प्रार्थना पत्र देता है, वो एक प्रसन्नता के साथ जहांगीर उसको स्वीकार करता है और बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना स्थापित करने के लिए क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। जब सूरत में अपने कारखाने को स्थापित करते हैं तो ये कभी भी यह प्रदर्शित नहीं करते कि भारत में वो क्या कर सकते हैं, अपनी राजनीतिक सत्ता का विस्तार कर सकते हैं। पहले उन्होंने डचों को परास्त किया, पुर्तगालियों को परास्त किया, फ्रांसीसियों को परास्त किया, तो केवल और केवल अब दूसरी शक्ति कौन बची, भारतीय राज्य बचे, जिनसे वो संघर्ष करना उनके लिए बेहद आसान था, क्योंकि भारतीय राज्य भी आपस में क्या थे, कभी एक नहीं हो सकते थे। भारत का क्षेत्र इतना विविधतापूर्ण था, भाषाई रूप से, क्षेत्रीय रूप से, कि एक होने की संभावनाएं करीब करीब नगण्य थी। क्योंकि केंद्रीय सत्ता जो मुगलिया सल्तनत थी उसका औरंगजेब के बाद क्या हो रहा, ह्रास हो रहा था धीरे धीरे। तो ऐसे में जब अंग्रेज़ों ने इन शक्तियों का सफाया किया तो भारतीय राज्यों के साथ एक राज्य के साथ मिलते थे, दूसरे राज्य पर को अपने नियंत्रण में लाते थे। इसीलिए जब गवर्नर भारत में आए, जैसे क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स आया, तो इसका दूसरा उद्देश्य था कि भारत बंगाल की लगान को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से ज़्यादा हिस्सा कंपनी को मिलना आरंभ की। इसलिए क्लाइव के उसने ठेका प्रणाली थी उसको उसने 1 वर्षीय के बजाय 5 वर्षीय कर दिया, कि 5 साल की बोली लगाने वाला ऐसा साहूकार, ऐसा जमींदार जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाए उसको रियासतें क्या होंगी, जमींदारियाँ अलाट की जाएंगी। और इसके पीछे उनका उद्देश्य एक यह भी था कि भारत के जो परंपरागत जमींदार थे, जिनका जुड़ाव किसानों के साथ था, उनको वो हटाना चाहते थे। क्योंकि कभी भी जिनका जुड़ाव किसानों के साथ है, जिनके परंपरागत संबंध है, वो किसानों से अधिक लगान वसूल नहीं कर सकते। ऐसे में जो साहूकार थे, जो व्यापारी वर्ग था, जब बोलियों के माध्यम से अधिक बोली साहूकारों ने लगाई कि हम इतना लगान वसूल करके देंगे, तो परंपरागत जमींदारों को क्या किया गया, हटाया गया। और जो नए जमींदार आए साहूकार, उनका किसानों के साथ और उनका आपस में कोई आत्मीय संबंध नहीं था। इसलिए उन्होंने लगातार लगान की वसूली पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। पहला जोर तो यह था कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बोली लगाई है उतनी रकम देना, दूसरा यह था कि अपना भी फ़ायदा कमाना। इसलिए हम देखते हैं कि 1765 के बाद लगान की वृद्धि क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और यह वृद्धि ऐसा नहीं था कि फसल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा नहीं था, बल्कि फसलों के उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही है। कारण यह था कि मुग़ल सल्तनत में जो जमींदार या सूबेदार थे वो बंगाल को अपना एक घर समझते थे, और बंगाल में सिंचाई के संसाधनों का, तालाबों का, कुओं का वो क्या करते थे, उसका निर्माण भी कराते थे, जिससे किसानों को सहूलियत हो सिंचाई के संसाधनों की, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े। लेकिन जब साहूकारों को जमींदारी सिस्टम में शामिल किया गया तो उन्होंने ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जो उनके लिए नुकसानदेह हो सके, जिससे उनको हानि पहुंच सके या उनके खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा हों, ऐसा उन्होंने कार्य नहीं किया। इसलिए बंगाल में कृषि उत्पादन धीरे धीरे घटता गया, लेकिन लगान की वसूली क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई। इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका परिणाम आगे आके केवल और केवल अकाल हो सकता है। इसको आप लोग उस किताब से पढ़िएगा। और चूँकि ये चीज़ें थोड़ा सा बिना पढ़े और पढ़ाने में भी थोड़ा सा ये अटपटा है, और देखिए एक सवाल बहुत अच्छा है आपका। एक उस दिन हमने क्लास लिया था, शायद आप नहीं थे। देखिए जो सिविल के स्टूडेंट हैं, 2 तरह से उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि उनके विचार जो रहे थोड़ा सा खुले रहे, तार्किक क्षमता उनकी विकसित रहे। दूसरा उनको मेहनत, लगातार सतत प्रयास करना चाहिए। तो जो आपने सवाल किया कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे उनका उपनिवेश स्थापित था, ऐसा क्या कारण था, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, हमने बताया कि उस दिन आप शायद नहीं रहे होंगे, मध्यकाल के बाद अंग्रेज यूरोप में वणिकवाद का एक युग आरंभ हुआ, वाणिज्यवाद का। वाणिज्यवाद का मतलब यह था कि राज्य अपनी कंपनियां स्थापित करने के बाद उनको बाहरी देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित करती थी। क्योंकि कुछ दुनिया पे जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो एशिया के साथ व्यापारिक जो परंपरागत रास्ते थे क्या हो गए, बंद हो गए।
और जब भौगोलिक खोजों के माध्यम से नए रास्तों का पता चला तो यूरोपीय देशों ने अपनी कंपनियों को बाहर भेजने की एक होड़ सी लग गई। और उस दौर में, वणिकवाद के दौर में, किसी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तभी हो सकता था, व्यापारिक लाभ तभी कमा सकती थी जब राज्य भी उसको आर्थिक के साथ साथ सैन्य सहायता भी मुहैया करा सके। यानी जब दूसरे देशों में जाएगी और व्यापारिक मुनाफा अपने पक्ष में करेगी तो मातृ देश के साथ भी क्या होगा, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। और ऐसे संघर्ष में जब मातृ देश यानी सैन्य सहायता उसको उपलब्ध नहीं कराएगा जहाँ जिस देश की वो कंपनी है, तो कंपनी क्या होगी, धीरे धीरे अपने कार्य को समेटना आरंभ करेगी। और ईस्ट इंडिया ब्रिटेन में नाविक शक्ति का विकास इस तरह से हुआ, समुद्री नाविक शक्ति का, कि पूरे यूरोप में ऐसी नाविक शक्ति का विकास कहीं नहीं हो पाया। फ्रांस निसंदेह सैन्य दृष्टिकोण से, स्थलीय दृष्टिकोण से पूरे यूरोप में सबसे शीर्ष देश था। इसीलिए नेपोलियन ने जितने भी अभियान किए, जो स्थलीय अभियान थे वो सफल हो गए। लेकिन जहाँ पे समुद्री अभियान करना हुआ, जहाँ पे नैविक अभियान करना हुआ, नाविक शक्ति का इस्तेमाल करना हुआ, वहाँ पे फ्रांस क्या हो गया, फेल हो गया। और वणिकवाद के बाद, आधुनिक जब व्यापारिक खोजों के, भौगोलिक खोजों के बाद जो व्यापार का जो सिलसिला हुआ वो समुद्रों के माध्यम से हो गया, समुद्री मार्गों के माध्यम से हो गया। और समुद्री माध्यम से, समुद्री व्यापार में ताकत और वर्चस्व स्थापित करने का सबसे आसान तरीका क्या था, नाविक शक्ति। यानी जिसकी जितनी समुद्री सैन्य शक्ति अधिक होगी वो उतने ही क्षेत्रों का क्या करेगा, अधिकार स्थापित कर सकता है। और ब्रिटेन नाविक शक्ति में यूरोप और अन्य देशों से बहुत आगे निकल चुका था, इसलिए पूरी दुनिया में उसके जो साम्राज्य थे सबसे अधिक स्थापित हुए, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीकी महाद्वीप में हो, और भारत जैसे महत्वपूर्ण देशों में, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में, वहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटेन का उपनिवेश सबसे ज़्यादा स्थापित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन की नाविक शक्ति सबसे अधिक है। एक और कारण था, नाविक शक्ति के साथ साथ ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति थी वो अन्य यूरोपीय देशों से कहीं ज़्यादा सफल थी, क्योंकि उसको भारत जैसा एक विशाल समृद्ध क्षेत्र मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, जहाँ किसी भी प्रकार के संसाधनों की प्रचुरता थी, जैसे कच्चे धागों का, रेशम, खाद्यान्नों का, लोहे का, कोयले का इतना प्रचुर भंडार भारत में था जो उसको औने पौने दाम पे मिलता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चे मालों की जो कीमत होती थी उसको बहुत कम दामों में उनको उपलब्ध करा दी जाती थी, तो उनका उत्पादन जो था वो पूरे यूरोप में सबसे अधिक होने लगा। और जब किसी देश के औद्योगिक उत्पादन ज़्यादा होंगे तो उसको बेचना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इस प्राथमिकता के एवज में भी ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, बहुत सारे उपनिवेशों का निर्माण करना पड़ा। जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों का निर्यात होता था वहाँ ब्रिटेन अपनी नाविक शक्ति के माध्यम से एक सुरक्षात्मक माहौल तैयार करता था, इसलिए भी उसके उपनिवेश सबसे ज़्यादा स्थापित हुए। अब फ्रांस भी उपनिवेश के मामले में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन फ्रांस का औद्योगिक उत्पादन क्या था, ब्रिटेन के उत्पादन से बहुत कम था। तो ब्रिटेन तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था, ऐसे में उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं कर सका, इसलिए वो क्या हो गया, धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। एक और चीज़ है, नेपोलियन जब फ्रांस का एक ताकतवर शासक बना तो उसने 1813 में एक महाद्वीपीय व्यवस्था स्थापित की। महाद्वीपीय व्यवस्था का मतलब यह था कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस के अलावा जितने भी यूरोपीय देश हैं वो ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे। जो भी देश व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा उससे फ्रांस से क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस उस समय सैनिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर यूरोप का देश था। और यूरोप के सारे देश क्या हो गए, फ्रांस से डरने लगे। उन्होंने ब्रिटेन से व्यापारिक संबंध स्थापित करना धीरे धीरे बंद कर दिया, चूँकि ब्रिटेन ब्रेड से लेकर, सुई से लेकर, ब्रेड से लेकर, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हर तरह की वस्तुओं का निर्यात करता था। तो ब्रिटेन तो अपने औद्योगिक उत्पाद को बचाने के लिए बाहरी उपनिवेशों में प्रसार करना आरंभ किया, अपने औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करना आरंभ किया। लेकिन जब यूरोप के देशों को यह लगा कि फ्रांस उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे यूरोप के देशों ने ब्रिटेन के साथ अपने व्यापारिक संबंध चोरी छिपे स्थापित करना आरंभ किया, और नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या हो गई, फेल हो गई।
वह अगर सफल हो जाती, यानी यूरोप में अगर ब्रिटेन को घेर दिया जाता और फ्रांस औद्योगिक दृष्टिकोण से अगर शक्तिशाली देश बन जाता, तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन के उपनिवेशों को कम किया जा सकता था। लेकिन फ्रांस में औद्योगिक क्रांति उस तरह से नहीं हुई जैसा कि ब्रिटेन में हुई। ये सवाल आपको इंटरव्यू वगैरह में जब आप जाएंगे तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अब जो टॉपिक हमने पढ़ाया है ज़्यादातर तथ्यों पे आधारित है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। यहाँ से जो सवाल आते हैं प्री में, विशेष तौर से यह आते हैं कि जैसे फ्रांसीसी और ब्रिटेन का जो संघर्ष है, पुर्तगालियों के जो प्रथम 2 गवर्नर थे उनसे रिलेटेड सवाल आएगा, प्लासी के युद्ध से रिलेटेड सवाल आएगा, बक्सर के युद्ध से रिलेटेड सवाल आएगा, ये प्री में। और बहुत ज़्यादा अंदर से सवाल नहीं आते, जैसे कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की, इस तरह का सवाल आएगा। आप लोगों को पता है किसने किया? जॉब चारनाथ ने 1690 ईस्वी में ब्रिटिश बस्ती बसाने के लिए इस नगर की स्थापना की और 1698 में एक जमींदार जो कंपनी के कार्यों से इतना प्रभावित था, उसने 3 गांव उनको क्या कर दिया, भेंट स्वरूप दे दिया, सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर। और इन तीनों गांवों को मिलाकर 1798 में बाद में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नाम से उसका विस्तार कर दिया गया। तो ये जॉब चारनाथ जो था वो कलकत्ता नगर की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, जो कि एक अंग्रेज़ था। उसने अंग्रेज़ों को बसाने के लिए एक व्यवस्थित नगर योजना का प्लान किया और 1790 में उसने ये नगर की स्थापना की, 1690 में। ठीक, और एक घटना है जिसको हम इस लेक्चर में नहीं बता पाए, ब्लैक होल की घटना। आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ब्लैक होल की घटना इसी 1757 के पहले ही घटित हुई, जब मीर जाफ़र सिराजुद्दौला कलकत्ता पर आक्रमण कर कर उसको अपने अधिकार में कर लेता है। तो हालवेल नामक सेनापति, जो कि सारे अंग्रेज़ों को एक जहाज़ में व्यवस्थित करके महिलाओं और बच्चों को फुल्टा द्वीप पर निर्वासित कर देता है और अकेले कुछ सैनिकों के साथ नवाब के साथ संघर्ष करता है। नवाब उसको बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है और उसने एक मनगढ़ंत चीज़ों का निर्माण किया कि बंगाल के नवाब को कैसे बदनाम किया जाए। हालवेल ने लिखा कि नवाब ने 145 व्यक्तियों को 14 गुर्ते, 10 गुर्ते, 18 यानी 18 फीट लंबी, 14 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची एक कोठरी में 145 व्यक्तियों को बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो सुबह तक केवल और केवल 122 व्यक्ति उसमें जीवित बचे, 23 व्यक्ति 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो यह घटना इसलिए की गई क्योंकि नवाब को क्या करना था, उसको बदनाम करना था ताकि क्लाइव द्वारा उससे बंगाल पर किस तरह से अधिकार किया जा सके, उसकी रणनीति बनाई जा रही थी। इसलिए उसको बदनाम करने के क्रम में इस घटना को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तो ब्लैक होल घटना के बारे में भी कभी कभी सवाल आता है। इसका आप लोगों को हम नोट्स दे देंगे, लेकिन जो नोट्स हमने बनाया है वो ज़्यादातर मेंस के अकॉर्डिंग है और उसमें बहुत सारे फैक्ट भी हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो केवल प्री ओरिएंटेड नोट्स ही हम दे देंगे आपको, और यदि आप लोग उससे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तैयारी होगी। क्योंकि इसको आपके जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसको आपको कई दफ़े पढ़ना होगा, 4-5। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हिस्ट्री सबसे मजबूत विषय के तौर पे रखा जाता था, क्योंकि इससे सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। थैंक यू। फिर हम लोग जब मिलेंगे तो नोट्स के साथ ये पिछले नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे।